नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे एक और जगह जंग छिड़ गई है। अब तक हम देख रहे थे कि रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, कुछ दिन पहले ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही थी। एक नया जो जंग है इस बार बड़ा ही थोड़ा अजीब है। अजीब इसलिए है कि दो ऐसे देश जिनका कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, कोई लड़ाई या जंग इस तरह से चीज़ है, और उसमें भी एक देश ऐसा है जिसके पास हथियार ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं कंबोडिया और थाईलैंड की, जहाँ पर आज एक शिव मंदिर को लेकर के, एक शिव मंदिर एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर थाईलैंड का भी दावा करता है कि उसके देश में है और कंबोडिया भी करता है। और इस चीज़ को लेकर बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक किया कंबोडिया के ऊपर, और अब तक ये गोलीबारी में करीब 1 दर्जन करीब लोग मारे भी जा चुके हैं। और ये लड़ाई, अब बात करते हैं कि देखिए, कई बार होता है कि इजराइल ने अटैक किया ईरान पर न्यूक्लियर को बम को लेकर के, वो बात करके रशिया यूक्रेन के बीच में ज़मीन हथियाने की लड़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर है एक मंदिर को की लड़ाई। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इस तरह का मतलब मुझे ऐसे ध्यान में नहीं आता है कि दो ऐसे देश, जो दोनों देश, एक बात आपको पता ही है कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही, वहाँ के जो जनसंख्या, जो आबादी ज़्यादा है, बुद्धिस्ट वहाँ पर हैं, हिंदू भी नहीं है। और वहाँ पर एक मंदिर, एक ऐसा मंदिर है रवि, की वो सदियों पुराना है, मतलब काफ़ी पुराने मंदिर को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई है। हाँ, धर्मेंद्र, बड़ा दिलचस्प है ये। और लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे यानी काफ़ी पीछे। देखिए, 1863 से लेकर के 1963 तक कंबोडिया में फ्रांस की हुकूमत थी, और फ्रांस ने तय किया कि कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा क्या होगी। 1907 के आसपास प्रिय विहार मंदिर, जो जिसकी आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो शिव मंदिर है, सावन में शिव मंदिर को लेकर के दो देश आपस में लड़ रहे हैं, थोड़ा अजीब है। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें 12 लोगों की लगभग मृत्यु हो चुकी है। प्लेन अटैक, मिसाइल अटैक, ये सब हमने देखा है। तो अब मैं इसके बैकग्राउंड आपको बता रहा था धर्मेंद्र, कि 100 साल का जो फ्रांस का शासन रहा है कंबोडिया पर, जो उन्होंने ही सीमा डिसाइड की कि कंबोडिया की ये सीमा होगी। और प्रिय विहार मंदिर क्षेत्र को लेकर के थाईलैंड और कंबोडिया में उस सीमा विवाद से आज तक वो मामला चलता आ रहा है। हालांकि इसके बाद 2 बार वो इंटरनेशनल कोर्ट भी गए और कंबोडिया के हक में फैसला भी आया। लेकिन थाईलैंड का कहना है कि ठीक है, मंदिर अगर कंबोडिया के पास है, लेकिन उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो थाईलैंड को मिलना चाहिए। तो देखा जाए कि जिस एक मुद्दे पर सारे देश आपस में लड़ते हैं, वही मुद्दा कंबोडिया और थाईलैंड में के बीच में भी है, जमीन का। ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, इसको लेकर के दोनों देशों के बीच में लड़ाई है। और इसमें अभी सरगर्मी इसलिए बढ़ गई क्योंकि सबसे अच्छा देखिए क्या होता है कि एक छोटी सी चिंगारी होती है और एक बड़ा हमला एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो जाती है। एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया, उसके बाद कंबोडिया ने जिस तरह से एग्जैक्टली कंबोडिया ने जिससे प्रतिकार किया, और फिर थाईलैंड के पास कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि थाईलैंड कंबोडिया के मुकाबले एक मजबूत देश है। तो फिर उन्हें भी उसको रिटेलिएट करना पड़ा। अमूमन कंबोडिया के पास हथियार वगैरह ऐसी चीज नहीं है, और F-16 से हमला किया थाईलैंड ने, और कंबोडिया ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उसने एक F-16 गिराने का भी दावा कर दिया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, थोड़ा सा मंदिर के बारे में रवि हमें बताना पड़ेगा। मंदिर का जो लोकेशन इस तरह का है कि उसका जो मुख्य द्वार है, उसका जो मेन गेट है, वो थाईलैंड की तरफ से खुलता है, और उसके पीछे के जो दो गेट है कंबोडिया की तरफ से वो खुलता है। जैसा रवि ने आपको बताया कि 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको जो कंबोडिया के हक में किया था, फैसला दिया था। दूसरी बार भी जब लड़ाई हुई 2008 में, फिर से इसको लेकर के दोनों देशों के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ा था, और 2011 में फिर लड़ाई हुई थी। उस समय भी काफ़ी लोग को डिस्प्लेसमेंट हुई थी। लेकिन इस बार तो अजीब ही हो गया। इस बार तो ऐसा हो गया है कि भाई अब इसके लिए F-16 चल रहे हैं, रॉकेट चल रहे हैं, मतलब ये मतलब मतलब क्या क्या बोले इसके बारे में। और धर्मेंद्र, 12 लोगों की मौत की बात है, लेकिन लगभग 40,000 लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं सीमाओं से। तो ये एक बड़ा मामला है, चूंकि ये दो देश ऐसे हैं जिनका कोई युद्ध का इतिहास नहीं रहा है। इसलिए शायद हमारे दर्शक अभी सोच रहे होंगे कि यार इन दोनों देशों में क्या हुआ। भाई, क्योंकि अभी तक हम जिन युद्ध को देखते आ रहे हैं वो इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल ईरान, यही चल रहा था, उधर रशिया यूक्रेन का चल रहा था। लेकिन ये जो एक फ्रंट खुला है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, और लड़ाई किस लिए हो रही है, एक मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर के। धर्मेंद्र, इससे एक बात तो और भी पता चलती है कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को लेकर के दोनों देश कितने सजग हैं। क्योंकि देखा जाए तो एक मंदिर है प्रिय विहार, दोनों देश एक ही धर्म के बाहुल्य के लोग हैं वहां पर, बौद्ध धर्म के। लेकिन ये एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, जिसका करीब बताया जा रहा है कि करीब 600-700 साल पुराना इतिहास है इस मंदिर का। और बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि 2 गेट थाईलैंड की ओर खुलते हैं, 2 गेट कंबोडिया की ओर खुलते हैं। और जब इंटरनेशनल कोर्ट पे ये मामला गया तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कंबोडिया के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन थाईलैंड, मैंने जैसे कहा कि वो आसपास के क्षेत्रों पे भी दावा कर रहा है, और इसीलिए ये सारी लड़ाई शुरू हुई है। धर्मेंद्र, इसमें एक मेरा बड़ा मन में ये सवाल उठता है कि
सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं हम। थाईलैंड जो है दुनिया के कुछ सबसे प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में बिल्कुल। है। भारत से बहुत सारे लोग थाईलैंड जाते हैं। कंबोडिया उसके मुकाबले एक छोटा देश है, छोटी इकोनॉमी भी है उनकी। कंबोडिया कितना सस्टेन कर पाएगा अगर थाईलैंड के साथ अगर सीधी लड़ाई अब शुरू देखिए हो ना, गई? अब कंबोडिया ने बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें रवि, कंबोडिया ने हेल्प मांगी है किससे, तो पाकिस्तान से। वो उस पाकिस्तान से जिसको अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उसकी धज्जियां उड़ा दी। मतलब जो पाकिस्तान अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो जाकर कंबोडिया की रक्षा करने के लिए जाएगा। लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं। आपने जो कहा कंबोडिया, जैसे कंबोडिया के बारे में अमूमन ऐसा कुछ जो जानकारी जो जिस तरह से है, उनके पास किस तरह की कोई आर्मी और इस तरह के कोई हथियार, इस तरह का ऐसा कुछ जो है नहीं। और थाईलैंड का जैसे आपने देखा कि F-16 थाईलैंड के पास है। बिल्कुल। थाईलैंड हर तरह से इकोनॉमी के मामले में बताया आपने, और उसके लेकिन लेकिन इसके बावजूद कंबोडिया अगर इस बात पर अटका हो, लड़ रहा है, अगर वो कर रहा है, तो ये बड़ी बात है। और लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो बाकी हैं दुनिया के जो बाकी देश हैं, ये दो ऐसी एक छोटी सी बात को लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ते देखना चाहेंगे या इसको रोकेंगे कि भैया अब नया मसला आ गया कि कहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर लड़ाई हो रही है कि भाई इसराइल ने इसलिए अटैक किया कि न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान बना रहा है। अब ये इसलिए होगा कि भाई शिव मंदिर पे कब्जा किसका होगा या उसके आसपास के जो इलाके किसका कब्जा होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इसका एक बात और अभी मेरे दिमाग में ये आ रही है कि देखिए, हम सनातन की बात करते हैं, आप सावन, जैसा आपने बताया सावन चल रहा है, शिव का मतलब अभी पूजा आराधना साथ हो रही है, हम सब कुछ कर रहे हैं। और वहाँ पर जो दो देश जो कि जहाँ पर हिंदू बाहुल्य है भी नहीं, वहाँ पर शिव मंदिर को लेके, तो क्या ये हम इसको माने कि सनातन की जो धीरे धीरे जो वो बढ़ रही है, जो तमाम जो अब कभी बार हमने सुना कि यूरोप में भी मंदिर मिल रहे हैं, बिल्कुल। तमाम जो चीज़ें मिल रही है, तो इसको क्या उसे कनेक्ट कर सकते हैं क्या? सनातन के वैभव से जिस तरह से आप बिल्कुल। कनेक्ट कर जा रहे हैं, क्योंकि एक भारत का इतिहास तो रहा ही है। भारत, आज का जो भारत है, हम ज़्यादा पीछे भी नहीं है। अगर 100 साल भी पीछे जाएं तो भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान तो खैर भूल ही जाते हैं, उसके आगे अफगानिस्तान के भी बहुत सारे हिस्से बिल्कुल। भारत के ही हिस्से रहे हैं। इधर बर्मा और उसके आगे भी हम देखते हैं। तो भारत का, और उसके अलावा जो भारत का व्यापार रहा है वो दक्षिण एशिया में इतना फैला रहा है, अलग अलग देशों में जाकर के, जैसे इंडोनेशिया में भी। इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां पर भी जो रामायण होती है वो कितनी भव्य होती है। राम को वंशज मानते हैं वहाँ राम के के वंशज मानते हैं उनको। और कंबोडिया की जहां तक बात करूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जब आपने कहा कि पाकिस्तान से उन्होंने मदद मांगी है। ये तो मतलब कि उन्होंने लड़ाई शुरू होने से पहले हार कबूल कर ली। अगर आप पाकिस्तान जैसे देश से मदद मांगते हैं, और दुनिया में आपकी एक अच्छी छवि भी नहीं जाएगी। शायद हो सकता है कि थाईलैंड, चूंकि भारत के साथ उसकी एक मित्रता है, शायद इस वजह से कंबोडिया ने सोचा हो कि पाकिस्तान से मदद मांग के देख ले। लेकिन ये दांव भी उनके लिए उल्टा पड़ेगा अगर वो इस लाइन पर जाएंगे। हाँ, अगर वो पीड़ित और शोषित के तौर पर दुनिया को अपने बारे में बताएंगे तो शायद उन्हें कोई सहानुभूति, सिंपैथी मिले, दुनिया उनके बारे में सोचे। लेकिन अगर वो रोग नेशन पाकिस्तान जैसे लोगों के पास जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे तो वो डाइवर्ट हो जाएंगे। अच्छा धर्मेंद्र, एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि लगभग 800 किलोमीटर की सीमा है पूरी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कंबोडिया का कोई बहुत बड़ा व्यापार या कोई बहुत बड़ा जो है उद्योग ऐसा नहीं है, पर लेकिन थाईलैंड में बहुत कुछ है। तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई भी लड़ाई होगी, कैसी भी किसी भी स्तर की लड़ाई होगी, तो थाईलैंड को ज्यादा नुकसान होगा? बिल्कुल होगा। जैसे आपने बताया भी कि भारतीयों का सबसे फेवरेट जो टूरिस्ट प्लेस होता है थाईलैंड है। लोग गोवा कम जाते हैं शायद, उससे ज़्यादा थाईलैंड जाते हैं। थाईलैंड एक तरह से ना, वहाँ पर आप जाएंगे तो ऐसा है कि सबको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन रेस्टोरेंट और बाकी चीज़ें, ऐसा लगता है कि इंडिया में ही आ गए, वो तमाम जो चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पर जो जब भी इस तरह की लड़ाई और अगर किस तरह का तनाव होता है तो आपके टूरिज्म पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसका पड़ेगा। और वो थाईलैंड की बात को समझनी चाहिए कि इस मामले को, क्योंकि एक बात तो बहुत क्लियर है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से 2 बार ये कहा गया है कि जो शिव मंदिर है वो कंबोडिया के उसके हिस्से में आता है, वो तमाम चीज़ें आती है। तो कहीं ना कहीं पे पता नहीं अब ये कि किस लेवल पे क्या किसने क्या उंगली की है, थोड़ा और डिटेल आएगा तो पता चलेगा कि इस लड़ाई में ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं पे थाईलैंड ने शुरुआत तो की है कि एयर स्ट्राइक किया जा करके वैसे देश के पास जिसके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई लड़ने का कोई साधन ऐसा नहीं है। बाद में पता नहीं उन्होंने कहाँ से रॉकेट ला के कैसे मारा, क्या क्या, ये भी बड़ा वो दिलचस्प बातें हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ अभी उस तरह से नहीं आई हैं जितनी आनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल ये है कि दो देशों के बीच में तनाव इस बार का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, और धर्मेंद्र, इसमें एक पहलू और है जो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे इस बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें जो हैं इन दोनों के में, उन्होंने भी शुरुआत से ही इसमें जो है वो गड़बड़ की, अगर देखा जाए तो। जैसे यूनेस्को ने जब 2008 में इस मंदिर को और इसको अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया, तब भी कंबोडिया के कहने पे किया, तो थाईलैंड के मन में ये डर समाया कि आज आपने इस मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया, जो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने आसपास के क्षेत्र के बारे में कुछ कहा नहीं, यानी हमारे बारे में तो कुछ कहा नहीं। थाईलैंड ने इसकी शिकायत लगातार 3 साल की, 2011 तक की, लेकिन यूनेस्को ने उस पर कुछ, और जाहिर सी बात है उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया या दुनिया ने उसको ध्यान से नहीं देखा।
कई बार कई मसले बहुत आसानी से सुलझ सकते हैं अगर समय पे उनको सुलझाया जाए। लेकिन अगर आप देखें तो 1907 से जो है ये विवाद चल रहा है और आज हम 2025 में हैं। 1907 में इस मंदिर को और को जो है वो कंबोडिया का हिस्सा माना गया और 63 में जब फ्रांस से आज़ाद हुआ कंबोडिया, उसके बाद से वो लगातार संघर्ष बनी हुई है। और केवल इसी मंदिर के क्षेत्र पे नहीं, कई सारे सीमावर्ती इलाके हैं जहाँ पर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, जो कि अक्सर पड़ोसी देशों के बीच में होता है कि छुट-पुट विवाद बना रहता है। लेकिन विवाद इतना बढ़ जाए कि मिसाइल अटैक होने लगे, F-16 का प्रयोग होने लगे, तो इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी समय रहते नजर डालनी होगी। समय रहते नजर आनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक बात जानकारी देते दर्शकों को कि ये जो 11वीं और 12वीं शताब्दी का जो मंदिर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 11वीं 12वीं शताब्दी का है, जब खमेर साम्राज्य का वहाँ पर राज हुआ करता था। और जो कंबोडिया के लोग हैं वो खुद को अपने आप को खमेर साम्राज्य का हिस्सा मानते हैं। तो इसमें जिस तरह के जो जानकारियाँ हैं, जो सबूत हैं, उसके हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मंदिर है वो कंबोडिया के ही उसमें आना चाहिए। लेकिन रवि भी, जैसा रवि ने बताया कि शायद थाईलैंड को दिक्कत मंदिर से ना हो करके उसके आसपास के इलाकों को लेकर है। लेकिन ये तो रवि बड़ा ही वो हो गया है कि अब जो सीमा विवाद है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जिस तरह की लड़ाइयाँ हैं, जो रोकने वाली संस्थाएं जो बनी है, जैसे यूनाइटेड नेशन की आप ले लो, कहीं पे किसी को कोई है नहीं, लगता है कि किसी के पास टूथलेस बॉडी है। अब देख लो जिस तरह से ईरान इजराइल के बीच में हुआ या यूक्रेन और रशिया के बीच 3 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं एक मंदिर के बहाने जो लड़ाई छिड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि जो भी 2-3 फ्रंट खुला हुआ है, जो मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, ये एशिया में इस तरह की चीज़ें इधर ना बढ़ जाए। क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई अभी भी ऑन ही है, हम मान के चलते हैं, एक फ्रंट खुला हुआ है, तो एक और फ्रंट खुलना ये दुनिया के लिए चिंता वाली बात है। और कूटनीतिक प्रयास भी अगर देखे जाएं तो दोनों देश सख्ती दिखा रहे हैं, स्पेशली थाईलैंड ने अपने राजदूत को कंबोडिया से वापस बुला लिया है और कंबोडिया के राजदूत को निष्कासित कर दिया है थाईलैंड से। तो थाईलैंड लगातार न केवल सैन्य बढ़त और सैन्य दबाव बना रहा है, बल्कि कूटनीतिक दबाव भी बना रहा है। और जाहिर सी बात है थाईलैंड के स्टेक ज़्यादा हैं क्योंकि वो एक बेहतर इकोनॉमी है, बड़ा मुल्क है। और कंबोडिया जो है वो एग्रेशन दिखा रहा है आफ्टर उसके एक सैनिक की मृत्यु के बाद से। सैनिक के बाद से दिखा रहा है। और ये खबर हम तो ही चाहेंगे, क्योंकि देखिए मंदिर का सवाल है, वहाँ पर शिव मंदिर का सवाल है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जिस तरह का पवित्र अभी जो महीना चल रहा है, सावन का चल रहा है, इसमें शिव भगवान भी शायद दोनों ऐसा कुछ करें कि दोनों देशों को सद्बुद्धि आए और इस लड़ाई को यहीं पर रोके। क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा फ्रंट खुले जिससे पूरी दुनिया की शांति का, क्योंकि देखिए जब भी दो के बीच में लड़ाई होती है, जो बाकी जो तीसरे देश होते हैं, जो बाकी जो देश होते हैं, वो हमेशा ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो किसी का पार्टी, अब जैसे पाकिस्तान खतरनाक, किसी मुझे ये लग रहा है कि कंबोडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान से हेल्प मांगी है और पाकिस्तान ने अगर हेल्प दे भी दिया वहाँ पर जाकर, तो कहीं ये लड़ाई कहीं और आगे ना बढ़ जाए। तो इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।